थाईलैंड के जंगल में बट के पेड़ पर एक भयानक पेत्नी रहती थी जो छोटी उम्र की लड़कियों को फंसाकर उन्हें खा जाती थी। एक दिन शाम को स्कूल से लौटते समय 3 बहनों में से एक बहन को यह पेत्नी अपने वश में कर लेती है। जब यह बात पूरे परिवार को पता चलती है तो वे पूरी ताकत लगाकर उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं। 6 भाई बहन क्या इस भयानक पेत्नी से लड़कर अपनी बहन को बचा पाएंगे या फिर बहन को बचाने के चक्कर में पूरा परिवार पेत्नी का शिकार हो जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक दंपत्ति से जो बहुत दुखी थे। उनकी बातचीत से पता चलता है कि वे यह सब कष्ट अपने एकमात्र बच्चे नर्त के लिए सह रहे थे। नर्त लंबे समय से काफी बीमार थी। पिता के अनुसार वह धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन माँ अब भी उसकी चिंता में डूबी रहती है और किसी खास बात को लेकर बहुत डर रही है। ठीक उसी समय दूर से किसी की चीख सुनाई देती है जो पिता माता को पुकार रही थी। वह नर्त की चीख थी। बेटी की आवाज सुनकर पिता माता बिना देर किए उसके पास भागे। घर बाहर से ताले बंद थे। उन्होंने किसी तरह ताला खोलकर अंदर प्रवेश किया और देखा कि नर्त दर्द में छटपटा रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर माता पिता समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी धीरे धीरे नर्त का पेट फूलने लगा, उसका गला और चेहरा सूजने लगे और फिर उसके मुंह और शरीर के विभिन्न हिस्सों से खून बहने लगा। माता पिता के सामने ही वह छटपटाते छटपटाते मर गई। दृश्य बदलता है और हम उसी जंगल के पास एक घर देखते हैं जहां सुबह सवेरे माँ द्वारा चलाए जा रहे रेडियो की आवाज से बड़ी बेटी जाग नहीं पा रही थी। 6-10 बजे जब वह उठी तो वह बहुत घबरा गई, क्योंकि अगर उसके पिता को पता चले कि वह इतनी देर से उठी है तो वे बहुत गुस्सा करेंगे। इसीलिए वह दौड़ती हुई पेड़ को पानी देने गई, लेकिन उसका कैंटीन नहीं मिला। तभी उसकी मझोली बहन याम वहां आई और बताया कि उसने बड़ी बहन की जगह पेड़ को पानी दे दिया है। यह सुनकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई। अब बड़ी बहन और मझोली बहन का यह उल्लेख करने का एक खास कारण है। असल में ये 6 भाई बहन हैं, जिनके नाम याम, याक, याद, यूथ, इया और एक और नाम है जिसे याद रखना बहुत कठिन है। इसलिए यह नाम समझना और याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए इन्हें हम बड़े भाई, बड़ी बहन, मझोली भाई, मझोली बहन, छोटे भाई, छोटे बहन के रूप में संबोधित करेंगे। जब ये 3 बहनें माँ के काम में मदद कर रही थीं, तो उनकी माँ ने उन्हें एक खुशखबरी दी। उसने बताया कि उनके पिता आज रात उन्हें मेले में ले जाएंगे, इसलिए वे सब स्कूल खत्म होते ही घर लौट आए। यहाँ बड़ी बहन ने पूछा कि उनका बड़ा भाई कब वापस आएगा। उनकी माँ ने बताया कि उनका बड़ा भाई आजकल के अंदर घर लौट आएगा। कम से कम चिट्ठी में उसने यही कहा है। असल में उनका बड़ा भाई सोल्जर बनने के लिए घर छोड़कर शहर चला गया था, लेकिन किसी कारणवश वह सेना में भर्ती नहीं हो पाया। इसका कारण हम धीरे धीरे जानेंगे। फिलहाल तीनों बहनें तैयार होकर स्कूल के लिए रवाना होती हैं। जाते वक्त बड़ी बहन को याद आता है कि उसे आज स्कूल में अपना क्लासरूम साफ करना है, इसलिए उसे देर हो जाएगी घर लौटने में। यह बात वह माँ को बताना भूल जाती है। तब याम कहता है कि वे इसका इंतजाम कर लेंगे, लेकिन छोटी बहन का मन बहुत उदास था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेले में भी कोई उसके लिए कॉटन कैंडी नहीं खरीदेगा। इसी बीच स्कूल बस आ जाती है। बड़ी बहन कहती है कि पहले दौड़ो ताकि तुम स्कूल बस के पास पहुंच सको, फिर मेले में तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा खाना खिलाऊंगी। ये सुनते ही छोटी बहन दौड़ती हुई स्कूल बस की ओर बढ़ जाती है। पीछे पीछे बाकी 2 बहनें भी दौड़ रही थीं। तब याम बड़ी बहन से कहता है कि वह भी राइस केक खाना चाहता है। बड़ी बहन जब राजी हो जाती है तो याम खुशी से उसे गले लगा लेता है। सभी दोनों कुछ देखते हुए ठिठक जाते हैं। उनकी छोटी बहन एक बड़े बट के पेड़ के सामने ठिठक कर खड़ी थी। उस पेड़ के पास एक छोटी सी झोपड़ी जैसी चीज थी और वह वहीं देख रही थी। बड़ी बहनें यह समझ नहीं पा रही थीं कि ऐसा क्यों है। जब उन्होंने पूछा तो छोटी बहन कोई जवाब नहीं देती, बल्कि दौड़ती हुई बस की तरफ चली जाती है। बाकी 2 बहनें इस बात को ज्यादा महत्व न देते हुए स्कूल चली जाती हैं। उस दिन क्लास खत्म होने के बाद क्लास साफ करने की जिम्मेदारी बड़ी बहन और उसके 2 क्लासमेट्स पर थी, जो एक विशेष बेंच देखकर बहुत डर रहे थे। फिलहाल वे दोनों कुर्सियां उठाकर कूड़ेदान में डालने के लिए बाहर चले गए। तब बड़ी बहन अकेले ही क्लास का बोर्ड साफ कर रही थी। अचानक पीछे से कुर्सी गिराने की आवाज सुनकर डर के मारे उसने देखा कि वहां कोई और नहीं बल्कि याम था। वह उस कुर्सी पर बैठा था, जिसे देखकर वे दोनों डर रहे थे। बड़ी बहन दौड़कर याम से कहती है कि वह उस कुर्सी से उठ जाए। तब याम उसे कागज का एक टुकड़ा दिखाता है। उस डेस्क के भीतर ऐसे कई कागज के टुकड़े थे जिन पर भयानक और अजीब चित्र बनाए हुए थे। एक कागज के दूसरी तरफ चिट्ठी जैसी कुछ लिखी हुई थी, जिस पर नर्त नाम लिखा था। यहाँ हमें पता चलता है कि यह बेंच असल में नर्त की थी। हाँ, कहानी की शुरुआत में जो लड़की मर गई थी वही नर्त थी, इसीलिए वे लोग उस कुर्सी और डेस्क को देखकर बहुत डर रहे थे। स्कूल से लौटते समय लगभग शाम हो गई थी। तीनों बहनें अकेले जंगल से गुजर रही थीं, इसलिए उन्हें बहुत डर लग रहा था। तभी जब वे बट के
पेड़ के पास पहुंची, उनकी छोटी बहन ने अचानक वहां एक भयानक आकृति देखी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बड़ी बहन भी थोड़ी देर बाद वहां एक लड़की को खड़ा देखकर डर गई, जो बहुत भयानक दिख रही थी। ये लड़की याम ने भी देखी। फिर वे तीनों जल्दी से वहां से भागने लगे। वे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे कि तभी झाड़ियों से कोई बाहर निकला। वह कोई और नहीं, उनका छोटा भाई था। उसे इस तरह देखकर याम तो लगभग हार्ट अटैक होने ही वाला था। सुनते ही छोटा भाई बोला, मलेरिया जैसी कठिन बीमारी भी याम को नहीं मार सकी। ये सारे डर भय उसे कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर बड़ी बहन काफी गुस्सा हो गई और याद दिलाया कि वह असल में यहाँ तीनों को लेकर आई है। घर में उनके पिता उनका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर वे तुरंत घर की ओर रवाना हो गए। लेकिन बड़ी बहन अब भी सोच रही थी कि वे बट के पेड़ के पास क्या देख चुके थे। घर लौटते लौटते अंधेरा छा गया था। उस वक्त उनके पिता मझोली भाई से बात कर रहे थे। जैसे ही उन्हें देखा, पिता बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन मझोली भाई ने सब कुछ सामने रखा। सभी काम निपटाकर वे मेले पहुंचे, जहां पांचों भाई बहन बहुत खुश थे और मिलकर खूब आनंद मना रहे थे। जब वह अपनी छोटी बहन को कॉटन कैंडी खरीद कर दे रही थी, तभी बड़ी बहन ने ध्यान दिया कि याम को बहुत तेज बुखार है। वह यह बात माँ को बताना चाहती थी, लेकिन याम उसे रोक देता है, क्योंकि अगर पिता को पता चला तो वे याम को घर भेज देंगे और फिर मेले में घूमने नहीं जाने देंगे। इसके अलावा याम नागरदोला झूले पर चढ़ना चाहता था। बड़ी बहन कहती है कि ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि नागरदोला पर चढ़ने से शायद उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन याम के अनुसार हो सकता है यह मौका उसके जीवन में दूसरी बार न मिले और यही उसका नागरदोला पर आखिरी चढ़ाव हो। यह सुनकर बड़ी बहन चिंतित हो जाती है और कहती है कि नागरदोला से उतरते ही वह माँ को याम की बीमारी के बारे में बता देगी। इस बात पर याम भी मान जाता है। इस बीच उनके दो भाई भी उनके पास आ जाते हैं। पांचों भाई बहन साथ मिलकर नागरदोला पर चढ़ते हैं। सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन अचानक छोटी बहन ऊपर से नीचे देखती है और एक भयानक महिला को देखती है जो उसकी ओर उंगली उठा रही थी। यह देखकर वह बच्ची बहुत डर जाती है। तब याम भी पीछे मुड़कर उस महिला को देखता है, लेकिन उनकी बड़ी बहन किसी को नहीं देख पाती। नागरदोला से उतरते ही याम और भी ज्यादा बीमार पड़ जाता है, जो देखकर उनके पिता और अधिक गुस्सा हो जाते हैं। उनके अनुसार याम हमेशा से बीमार रहता है। अगले दिन सुबह याम को मझोली भाई यानी योस अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर से दिखाने के बाद जब वे घर लौट रहे थे, तभी बड़ा भाई याक आ जाता है। याक उनका बड़ा भाई है, जो इतने दिन उनसे दूर था। याक को देखकर यांग खुश होता है, लेकिन यास ज्यादा खुश नहीं होता। वह यहाँ तक कि याक की लाई हुई गैस लाइट भी लेने को तैयार नहीं था। बाकी भाई बहन याक की वापसी पर बहुत खुश थे। सबसे ज्यादा खुशी उनकी माँ को हुई, लेकिन उनके पिता हमेशा की तरह आते ही उन्हें काम सौंप देते हैं। हालांकि याक इस मामले को बहुत मजाकिया तरीके से संभालता है। पिता की डांट से बाकी भाई बहन डरते थे, लेकिन याक इतना डरता नहीं था। वह बहुत मजाकिया इंसान था और खाने की मेज पर भी खूब मजाक करता था। इसी दौरान यामी की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। वह बड़ी बहन से कहती है कि उसे बिस्तर तक पहुंचा दे। ये बात उनके पिता को पसंद नहीं आई, क्योंकि इतने बच्चों में सिर्फ यामी ही इतनी बीमार रहती थी। लेकिन याक इस बात को लेकर काफी चिंतित था। उस रात याम को एक भयानक सपना आता है और उसकी नींद टूट जाती है। वह देखता है कि उसके सिर के पास खिड़की खुली हुई है। वह हिम्मत करके खिड़की बंद करता है, लेकिन जैसे ही वह लेटता है, खिड़की फिर से खुल जाती है। याम फिर से मच्छरदानी उठाकर देखता है। तब हमें उसके ठीक पीछे एक भयानक आत्मा दिखाई देती है। कुछ ही समय में याम अचानक किसी के बैठने का एहसास करता है और वह खुद ही उस कमरे से बाहर निकल जाता है। याम की बड़ी बहन भी यह देख लेती है और उसका पीछा करती है। बाहर आकर वह देखती है कि उनके घर के बौद्ध मंदिर में जो दीपक जल रहा था वह बुझ गया है। थोड़ी दूर जाकर वह देखती है कि याम अकेले बैठा कुछ खा रहा है। जब वह याम को बुलाती है तो वह मुड़कर देखता है। उसी वक्त पीछे रखा रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। बड़ी बहन रेडियो बंद करने जाती है, लेकिन याम उसके पास आता है और बताता है कि वह भूखा था। इतना कहकर याम घर वापस चला जाता है। बड़ी बहन भी उसके पीछे पीछे घर जाती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि याम वास्तव में वहाँ क्या खा रहा था, क्योंकि उसके मुंह पर खून जैसा कुछ लगा था और उसने कोई खाना गर्म भी नहीं किया था। वह इस बारे में याम से सवाल पूछने लगती है। अचानक कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई भयानक स्वर में गीत गा रहा हो। गीत शुरू होते ही बड़ी बहन अजीब तरीके से वहीं सो जाती है। अगली सुबह उठते ही वह बाहर चीख चीख और शोर सुनती है। उनका एक कर्मचारी उनकी फार्म में काम करना छोड़ना चाहता था। उसने अपने पिता को यह बात बताना नहीं चाहा, क्योंकि वह सोचता था कि पिता उसकी बात कभी नहीं मानेंगे।
पिता उसे यहाँ ज्यादा वेतन देने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति काम करने के लिए तैयार नहीं था। तब याक उस व्यक्ति से बात करता है और कहता है कि वह उसे काम के लिए मजबूर नहीं कर रहा, बस कारण जानना चाहता है कि वह काम क्यों छोड़ना चाहता है। वह व्यक्ति कहता है कि वह कारण नहीं बता सका, बस याक से यह कहता है कि याक अपने परिवार पर नजर रखे। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। याक समझ जाता है कि अब फार्म की पूरी जिम्मेदारी उनके भाइयों बहनों पर है, इसलिए वह तुरंत मझोली भाई यॉस के साथ काम पर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ याम अजीब तरह से बिस्तर पर बैठा रहता है, जिसे देखकर उनकी छोटी बहन भी डर जाती है। तब बड़ी बहन कमरे में आती है और याम से कहती है कि आज बाहर का मौसम अच्छा है, अगर वे चाहें तो साथ में घूमने जा सकते हैं। लेकिन याम साफ साफ कुछ नहीं कहकर फिर लेट जाता है। फिर वह छोटी बहन की तरफ देखते हुए गाली देता है। याम का ऐसा अजीब व्यवहार देखकर बड़ी बहन भी हैरान रह जाती है। जब उसने कारण पूछा तो याम उसके साथ भी बुरा व्यवहार करता है, जिसे देखकर बड़ी बहन काफी गुस्सा हो जाती है। उनकी इस चिल्लाहट को सुनकर उनकी माँ वहाँ आ जाती है। बड़ी बहन सच बताने ही वाली थी कि याम मासूमियत से माँ से झूठा इल्जाम लगाता है कि वह बीमार होने के बावजूद बड़ी बहन को जबरन बाहर ले जाना चाहता है। वह जाने को तैयार नहीं होने के कारण चिल्ला चिल्ला कर हंगामा कर रहा है। माँ ये बात मानकर उनकी बड़ी बेटी को डांटने लगती है, जिससे वह बहुत दुखी होकर बाहर जाकर रोने लगती है। तब छोटी बहन भी उसके पास आकर कहती है कि वह आज रात अपनी बड़ी बहन के साथ सोना चाहती है। जब कारण पूछा जाता है तो वह बताती है कि पिछली रात जब उसकी नींद टूटी थी तब उसने याम को बहुत भयानक तरीके से अपनी ओर देखते हुए देखा था। वह जमीन पर इसे दिखाती रहती है, जिसे देखकर उसकी बड़ी बहन भी बहुत डर जाती है। डर के साथ साथ वह इस बात को लेकर काफी चिंतित भी हो जाती है। फिर वह अपनी माँ की मदद करने लगती है ताकि वे तैयार हो सकें, क्योंकि आज उनके पिता माता शहर कुछ काम के लिए जा रहे थे, इसलिए आज रात छहों भाई बहन अकेले इस घर में रहेंगे। इस बात को लेकर बड़ी बहन को बहुत डर लग रहा था। वह अपनी चिंता माँ से बताने की कोशिश करती है, लेकिन माँ व्यस्त होने के कारण ज्यादा ध्यान नहीं देती। वे दोनों तब निकल पड़ते हैं। पीछे 6 भाई बहन रह जाते हैं। जैसे ही पिता माता बाहर जाते हैं, 3 भाई आपस में चर्चा करने लगते हैं। याक असल में जानना चाहता था कि वह कर्मचारी काम क्यों छोड़ गया और क्या पिछली रात इस घर में कोई अजीब घटना हुई थी। यह पूछते ही बड़ी बहन, जो छिपकर उनकी बात सुन रही थी, सामने आ जाती है। वह बताती है कि पिछली रात उसने एक अजीब आवाज सुनी थी, जो जंगल में किसी भयानक पेत्नी की आवाज जैसी थी। बाकी लोग यह सुन नहीं पाए थे, इसलिए उन्हें लगा कि शायद वह उसका भ्रम था। लेकिन वे सभी समझ रहे थे कि याम समय के साथ स्वस्थ नहीं हो रहा है, बल्कि और ज्यादा बीमार हो रहा है। उस रात याक बाहर लेटा हुआ इन सब बातों के बारे में सोच रहा था। तब बड़ी बहन याद नहाने जा रही थी। याक उसे आवाज देता है और पूछता है कि क्या वह उस आवाज के बारे में निश्चित है। वह बहन इस बात को टालने की कोशिश करती है। तब याक बताता है कि आज सुबह उनका जो कर्मचारी काम छोड़कर गया था, उसने भी वही भयानक आवाज सुनी थी और उसे यह बात याक को बताई थी। ये सुनकर याक पूछता है कि उसने और क्या कहा था। जवाब में याक बताता है कि कर्मचारी ने केवल इतना कहा कि वह फिर लौट आया है। याक और याद दोनों समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन याद को कुछ ऐसा लग रहा था कि ये सब याम की बीमारी से जुड़ा हुआ है। याक उसे इन सब बातों के बारे में चिंता करने से मना करता है। उस रात जब वे सो रहे थे, अचानक बड़ी बहन याद की नींद खुल जाती है। वह देखती है कि पिछली रात की तरह आज भी याम कहीं चला जा रहा है। जब भी वह याम का पीछा करने लगता है, उसी समय वह फिर से वही भयानक आवाज सुनाई देती है, जो पेत्नी जैसी लगती है। याद उस आवाज को सुनकर अपनी नींद बरकरार नहीं रख पाता, इसलिए वह अपने हाथ को दांतों से काट कर रोकता है ताकि नींद न टूटे। जब आवाज बंद होती है, वह अपने 3 भाइयों को बुलाने जाता है, लेकिन वे तीनों उस वक्त बिस्तर पर नहीं होते। तभी बाहर बंदूक की गोली चलने की आवाज आती है। यह आवाज सुनकर छोटी बहन डर के मारे चीख पड़ती है और याद उसके पास आ जाता है। वह बाहर से चीख चिल्लाहट और बंदूक की गोली चलने की आवाज सुनता है। उस समय याम को खोजने के लिए बाहर जाना बेहद जरूरी था, लेकिन छोटी बहन यहाँ अकेली रहने से बहुत डर रही थी। तब बड़ी बहन उसे समझाकर अलमारी के अंदर छुपने को कहती है ताकि वे याम को खोज सके। इसके बाद वह बाहर जाकर याम को ढूंढने निकल जाती है। भाई लोग उसे अंदर ही रहने के लिए कहते थे, क्योंकि वे कोई नहीं जानते थे कि बाहर सच में क्या हो रहा है। अचानक वे देखते हैं कि दूर एक भयानक महिला खड़ी है। याक बिना कुछ सोचे समझे उस पर गोली चला देता है, लेकिन अगले ही पल वह महिला वहां से गायब हो जाती है। इसी बीच उनका छोटा भाई याम को गोद में लेकर घर वापस आता है। जैसे ही सभी भाई बहन घर के अंदर दाखिल होते हैं, मुख्य दरवाजा बंद कर दिया जाता है और याम को उसके बिस्तर पर लिटाया जाता है। याम होश में आता है और अपने सामने अपने सभी भाई बहनों को देखकर बहुत हैरान होता है। याक उससे पूछ
पूछता है कि उसका शरीर कैसा लग रहा है तो याम जवाब देता है कि उसे पेट में दर्द हो रहा है। अब जब याम पूरी तरह से ठीक था तो वे तीनों भाई बाहर निकल जाते हैं। छोटी बहन को याम के पास छोड़कर बड़ी बहन भी उनके साथ बाहर जाती है और सीधे उनसे पूछती है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। तब यांग उन्हें बताता है कि वे तीनों भाई बाहर बैठकर शराब पी रहे थे। उनके पिता घर पर नहीं थे और वे तीनों भाई उस रात पहरेदारी करने के लिए जाग रहे थे, इसलिए वे बाहर बैठे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि मझोली भाई यानी यॉस को असल में याक पसंद नहीं था, क्योंकि याक काफी पहले इस घर को छोड़कर चला गया था और उसकी इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से यॉस को उसके हिस्से का काम भी करना पड़ता था। इसलिए वह अपने बड़े भाई से इतना नाराज था। तीनों भाई यह बात करते करते बाकी दो भाई सो जाते हैं, लेकिन याक सोता नहीं, वह जागकर पहरेदारी करता रहता है। अचानक लाइट बुझने लगती है और वह देखता है कि दूर की लाइट भी फड़क रही है। उसी समय घर के अंदर दरवाजा खुलने की आवाज आती है। याक मुड़कर देखता है तो पाता है कि याम घर से बाहर निकल रहा है। वह याम को रोकने की कोशिश करता है। ठीक इसी दौरान रेडियो से कोई अजीब आवाज आने लगती है जो उस पेतनी का गीत था। यह सुनकर याक अपनी नींद नहीं रोक पाता। वह किसी तरह मोमबत्ती पर हाथ रखकर अपनी नींद रोक लेता है। फिर जैसे ही वह आवाज बंद होती है वह अपने दोनों भाइयों को भी जगाता है और वे सब मिलकर याम को खोजने निकल पड़ते हैं। खोजते खोजते वे जंगल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ वे याम को तो पाते हैं लेकिन वह बेहोश हो जाता है। साथ ही वे उस महिला को भी देख पाते हैं। इससे या काफी गुस्सा हो जाता है और जहाँ जहाँ वह महिला दिखती है वहाँ गोली चलाना शुरू कर देता है। उस लड़की को देखकर साफ पता चलता था कि वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि संभवतः उस जंगल की कोई पेतनी है। जब याक उस पर गोली चला रहा था तब मझोली भाई योस याम को गोद में लिए हुए था। यह पूरी घटना सुनकर बड़ी बहन याद भी काफी हैरान रह जाती है। याक उससे पूछता है कि क्या वह इस बारे में कुछ और जानती है। तब याद पूछती है कि क्या वह महिला लंबी बालों वाली और अजीब दिखने वाली थी जिसके काले कपड़े थे, जैसे कि वे कपड़े जो वे फिनोराल शायद किसी अनुष्ठान या पर्व का हिस्सा के समय पहनते हैं। यह सुनकर भाई लोग पूछते हैं कि वह महिला उसे कहाँ दिखी थी। जवाब में वह कहती है कि वह बड़ी बरगद के नीचे थी, वह पेड़ जिसके नीचे से वे स्कूल जाते हैं। इतना कहते ही अचानक उनके दरवाजे पर आवाज होती है। तीनों भाई आगे जाकर भी किसी को नहीं पाते। वे रात इसी चिंता में गुजार देते हैं। अगले दिन सुबह जब वे गाड़ी ठीक कर रहे होते हैं तब याद याक के पास आता है। याक बताता है कि याम के साथ जो कुछ भी हो रहा है वही कुछ इसी तरह नर्द के साथ भी हुआ था। यह सुनकर याद चकित हो जाता है और जानना चाहता है कि याक को नर्द के बारे में कैसे पता चला। याक बताता है कि उसने आसपास पता लगाया है और अब वह याम के लिए मदद खोजने जा रहा है। इस बीच वह याद को कुछ पैसे भी देता है ताकि वह अपनी तीनों बहनों के लिए अच्छा कुछ खरीद सके। इसी दौरान मझोली भाई यॉस आता है। याक उसे बताता है कि वह याम के लिए सर्जेंट पफान के घर जा रहा है और यॉस से कहता है कि वह इस फार्म की देखभाल करे। यह सुनकर यॉस गुस्सा हो जाता है, लेकिन अंततः याक उससे माफी मांगता है क्योंकि 4 साल पहले उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। यॉस अपने बड़े भाई को माफ कर देता है और उसका लाइटर भी स्वीकार कर लेता है। साथ ही उसे पूरा विश्वास है कि याक कभी भी उनके किसी को कुछ होने नहीं देगा और वह अपने सभी भाई बहनों की रक्षा करेगा। यह सुनकर याक में फिर से आत्मबल आ जाता है। इसी बीच बड़ी बहन अंदर आती है और देखती है कि बीमार याम बाहर की तरफ देखकर बैठा है और खाना भी नहीं खाया है। जब वह पूछती है तो याम बताता है कि उसे पेट में दर्द हो रहा है। याम का मन बहलाने के लिए उसकी बड़ी बहन उसे बताती है कि याक ने उन्हें पैसे दिए हैं। पैसे का एक हिस्सा वह याम के हाथ में देती है और दूसरा हिस्सा लेकर बाहर जाने की तैयारी करती है ताकि याम के लिए पिंक मिल्क ला सके। याम उससे अनुरोध करता है कि वह भी उसके साथ बाहर चलना चाहता है, लेकिन वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए बड़ी बहन पहले तो मना करती है। बाद में याम का मन उदास देखकर वह उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उससे पहले माँ की अनुमति लेना जरूरी था। इसीलिए वह याम को तैयार होने को कहती है और बाहर जाकर माँ से अनुमति मांगने जाती है। माँ से अनुमति लेने से पहले वह याम से कहती है कि पिछली बार जब वह उसे बाहर ले जाना चाहती थी तब याम उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा था। यह सुनकर याम आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि उसे ऐसी कोई बात याद भी नहीं थी। यह समझते हुए बड़ी बहन उसे इस सब पर ज्यादा चिंता न करने को कहती है। एक तरफ बड़ी बहन कोशिश करती है कि माँ को मनाकर याम को बाहर ले जा सके, वहीं दूसरी तरफ याम अकेले कमरे में अलमारी से कपड़े निकाल रहा होता है।
तभी अचानक हमें खिड़की पर वही महिला दिखती है जिसे याम मेले में देखा था। याम जब बाहर निकलकर मुड़ा तब वह महिला याम के पीछे आ गई और उसने अपने हाथ याम के मुंह के अंदर डाल दिए, जिससे याम चिल्ला नहीं पाया। वह कुछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महिला ने याम को जमीन पर पटक दिया और उसके हाथ पांव पूरी तरह से बांध दिए ताकि वह हिलडुल न सके। याम अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा था खुद को उसकी पकड़ से मुक्त करने की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इस बीच बाहर रेडियो बज रहा था, जिसकी वजह से उसकी माँ और बहन उसकी चीखें भी सुन नहीं पा रही थीं। रेडियो में शोर था। याम की माँ रेडियो ठीक कर रही थी, तभी अचानक रेडियो बंद हो गया। वहीं उस महिला ने बर्बरता से याम के मुंह से उसका एक दांत निकाल लिया और डरावने तरीके से उसे अपने मुंह में डालकर खाना शुरू कर दिया। याम की कराह सुनकर उसकी माँ और बहन उसके कमरे में दौड़ी, जहां उन्होंने यह भयानक दृश्य देखकर दंग रह गईं। याम की माँ उस पागल महिला को मार मार कर कमरे से बाहर निकाल देती है। वह महिला अपनी तरफ उंगली उठाकर हंसती रहती है, जैसे उसे कोई खास बात पता हो। इसी बीच याम की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उसकी बड़ी बहन उसे संभाल रही थी। थोड़ी देर बाद याक सर्जेंट पफेन के साथ घर आता है। उसे देखकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि दिन के समय आमतौर पर उनके घर का दरवाजा बंद नहीं रहता। वह अपनी माँ को बुलाता है और जब माँ पफेन को देखती है तो चौंक जाती है। वह कहती है कि चावी यहाँ आया था। ये सुनकर पफेन भी चिंतित हो जाता है। चावी वही पागल महिला थी। याम कमरे में अकेला बैठा था, बेहद भयभीत हालत में। पफेन आते ही याम ने उसके चेहरे पर च्युइंगम फेंका और फिर पफेन को वहाँ से चले जाने को कहा। याम पूरी तरह से किसी चीज की पकड़ में था। पफेन उस आत्मा से कहता है कि चावी यहाँ से चली जाए, लेकिन याम कहता है कि यह चावी नहीं बल्कि वह खुद याम है। ये सुनकर याक बहुत चिंतित हो जाता है। वह बार बार पफेन से पूछता है कि चावी कौन है। पफेन याक को लेकर चावी के ठिकाने की ओर निकल पड़ता है और रास्ते में उसे चावी के बारे में बताता है। चावी मूलतः पफेन के गांव की रहने वाली थी। लोगों का कहना था कि वह काला जादू करती थी, इसीलिए लोग उससे दूर रहते थे और उसके आसपास जाना पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि अगर चावी आसपास आ जाए तो उनका भाग्य खराब हो जाएगा। इसी कारण कई साल पहले गांव के लोगों ने मिलकर चावी को गांव से निकाल दिया था। अब वह जंगल में एक कुटिया में रहती थी। कुछ ही देर बाद वे वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि चावी गंदे तरीके से कमरे के अंदर कोई काला जादू का रिचुअल कर रही है। एक मोड़ पर वह अपना एक दांत निकाल फेंकती है और उसे खाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी याक और पफेन कमरे में घुस जाते हैं, जिससे वह दांत गंदे बर्तन में गिर जाता है। याक उस बर्तन को लात मार कर दूर कर देता है, जिससे कमरे की एक बांस टूट जाती है। चावी हंसते हुए उनके तरफ देखती है और फिर अचानक उस बांस के अंदर अपना सिर डाल देती है, जिससे वह वहीं मर जाती है। यह भयानक दृश्य देखकर पफेन और याक दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि अब वे किसके पास जाएं। पफेन के अनुसार अब उनकी मदद सामन जार्गन ही कर सकता है, लेकिन वे काफी देर कर चुके थे क्योंकि चावी ने याम का दांत पहले ही खा लिया था। इस प्रक्रिया के चलते उस जंगल की पेतनी अब याम के शरीर में आ गई थी। यह सुनकर याक बहुत चिंतित हो जाता है, लेकिन तब भी हार नहीं मानता। उस रात वह अपने दोनों भाइयों के साथ याम की पहरेदारी करता रहता है। वहीं याद और उनकी छोटी बहन भाइयों के कमरे में जाकर सो जाते हैं। रात 2 बजे तक तीनों भाई पहरेदारी करते रहते हैं। अचानक वही गीत सुनाई देता है। देखते ही देखते बाकी दोनों भाई सो जाते हैं। याक पूरी कोशिश करता है खुद को जगाए रखने की और बमुश्किल वह बाकी 2 भाइयों को भी जगाने की कोशिश करता है। इसी बीच याम कमरे से बाहर निकल आता है। हम देखते हैं कि याम खुद ही वह झुमकाने वाला गीत गा रहा था। इस गीत का असर कमरे में मौजूद बड़ी बहन पर भी पड़ रहा था, जो अपनी नींद रोकने के लिए अपने हाथ को काट रही थी। याम को ऐसे अपने सामने देखकर याक हाथ में मौजूद लालटेन तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि आग पर हाथ रखकर भी अपनी नींद रोक सके, लेकिन अंत में वह इसमें असफल रहता है और वहीं सो जाता है। यांग चुप हो जाता है और घर से बाहर चला जाता है। इस बीच यांग अभी भी जागा हुआ था। उसने काटे जाने के कारण अपने हाथ से खून निकलते देखा। वह बाहर आकर याक की नींद तोड़ने की कोशिश करता है। पहले तो याक की नींद नहीं टूटती, लेकिन बाद में याद उसे चोट पहुंचाकर जगा देता है। फिर तीनों भाई बहन मिलकर बाकी 2 भाइयों की नींद भी तोड़ते हैं। फिर वे बहन को घर भेज देते हैं और तीनों भाई बंदूक लेकर याम की खोज में बाहर निकल पड़ते हैं। उनकी चिल्लाने चालाने की आवाज सुनकर उनके माता पिता भी बाहर आ जाते हैं। उनके पिता इस पूरे हालात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि याम असल में किसी की आत्मा बन गया है। ठीक इसी वक्त जंगल से एक भयानक हंसी की आवाज आती है, लेकिन इसके बावजूद उनके पिता इन सब बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। ये देखकर याक अपने पिता पर चिल्लाने लगता है और उन्हें इन सब चीजों से दूर रहने को कहता है। तभी अचानक उनकी छत पर कुछ गिरने लगता है, जो उनके घर की जाली को तोड़कर अंदर आने लगता है। ऐसी स्थिति देखकर याक के पिता भी चुप
चुप हो जाते हैं। फिर तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में जाकर याम को खोजने लगते हैं। याक बंदूक लेकर खेत में याम को ढूंढ रहा था। तभी याम की आवाज सुनाई देती है जो याक को बुला रही होती है। कभी कभी आसपास हिलडुल होती चीजें दिखती हैं तो कभी एक भयानक हाथ याक के हाथ को छूता है। कुछ देर बाद अचानक किसी का पैर दिखता है। ये देख याक बिना सोचे समझे गोली चला देता है, लेकिन वह आत्मा नहीं थी बल्कि उसकी माँ थी। गोली लगने से वह तुरंत गिर पड़ती है, जिससे याक को बहुत दुख होता है। वह उसके पास जाकर रोने लगता है। तभी पता चलता है कि वह माँ नहीं बल्कि जंगल की वही पेतनी थी जो अब माँ का रूप लिए हुई थी। वह उठकर याक का पीछा करने लगती है। याक का दोस्त तब तक बिना बंदूक के था। वह बमुश्किल रीलोड करता है और दौड़ता है। रीलोड होते ही वह उस पेतनी की तरफ गोली चलाता है, जिससे वह गायब हो जाती है। फिर आसपास से ऐसा लगता है जैसे कुछ उस तरफ दौड़ कर आ रहा हो। याक खेत से बाहर भाग जाता है। वह सोचता है कि कुछ उसके पीछे आ रहा है। ठीक उसी समय उसकी माँ आती है। बिना कुछ सोचे वह फिर से अपनी माँ पर गोली चलाने लगा है, लेकिन तभी उसका भाई उसे रोक लेता है, क्योंकि वह सचमुच उनकी माँ थी। इस बीच बाकी दो बहनें घर में ही थीं। अचानक याम की आवाज सुनाई देती है, जो अपनी बड़ी बहन को बुला रहा था और दरवाजा खोलने को कह रहा था। याद समझ जाती है कि यह याम नहीं हो सकता। फिर वह बाहर देखती है और पाती है कि याम उसके भाइयों के पास था, यानी जो उसे बुला रहा था वह याम नहीं हो सकता था। लेकिन छोटी बहन यह बात समझ नहीं पाती और दरवाजा खोलने चली जाती है। सही वक्त पर याद उसे रोक लेती है। बाहर से याम की आवाज उसे दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी। सुनकर याद गाली देते हुए कहता है कि उसकी बहन उसे कभी नाम लेकर नहीं बुलाती थी। ये कहने के साथ ही वह भयानक पेतनी अपना हाथ दरवाजे की खिड़की से अंदर डालती है, जिससे उसका हाथ छिल जाता है। चमड़ी उतरने के बाद वह डरावना हाथ दरवाजे का ताला खोल देता है, जिसे देखकर याद और उसकी छोटी बहन डरकर चिल्लाने लगते हैं। ठीक इसी वक्त उनकी माँ बाहर से दरवाजा जोर से ठोकर मारने लगती है। माँ की आवाज सुनकर याद हिम्मत करके दरवाजा खोलता है और देखता है कि माँ सच में वहाँ आई है। इस तरह उनकी यह रात भी बीत जाती है। अगली सुबह दो भाइयों मिलकर घर की छत ठीक कर रहे थे, जो पिछली रात की घटनाओं की वजह से नुकसान पहुंची थी। तभी याक, बाफान और मिस्टर पुत उनके पास आ पहुंचे। मिस्टर पुत असल में एक कविराज जैसे व्यक्ति थे। घर पहुंचते ही उन्हें ऐसा लगा कि समस्या घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर कहीं से उत्पन्न हो रही है। वे उस जगह की तलाश में एक बड़े बांस के झाड़ के पास पहुंचे, वहीं जहां पहली रात याम बेहोश हुआ था। वहां से वे घर के अंदर चले गए। घर के दरवाजे पर मिस्टर पुत ने कुछ चिन्ह बनाए, फिर सीधे याम के कमरे में गए। उस वक्त याम के कमरे में याक और उनके माता पिता मौजूद थे। मिस्टर पुत को देखते ही याम अजीब व्यवहार करने लगा। वह मासूमियत से अपनी माँ को बुलाता और मदद मांगता। याक बिस्तर से उठकर याम को पकड़कर रोकता है। फिर मिस्टर पुत याम के सिर पर हाथ रखते हैं, जिससे याम संघर्ष करता है और चिल्लाता है। उसके दोनों आंखें रक्त वर्ण हो जाती हैं। वह फिर से अपनी माँ से मदद मांगता है। उस समय उनकी माँ पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाती। याम के पास दौड़ती है और मिस्टर पुत के साथ बुरा व्यवहार करने लगती है। पति पत्नी और बच्चों की ऐसी स्थिति देखकर उनके पिता अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे बाहर से एक लकड़ी लाकर अपनी बेटी के भीतर मौजूद पेतनी से कहते हैं कि वह याम के शरीर को छोड़कर चली जाए। याम इस बात को सुनकर मना करता है और उसे मारना शुरू कर देता है। याम को बचाने के लिए उसकी माँ अपना पीठ थाम लेती है। इस स्थिति को देखकर मिस्टर पुत कहते हैं कि इस कमरे में केवल याम और उसकी माँ रहें, बाकी सभी बाहर चले जाएं। वे तीनों भाई लेकर उसी बांस के झाड़ के पास जाते हैं। यह बांस का झाड़ उनके पिता ने कई वर्षों में धीरे धीरे उगाया था, लेकिन मिस्टर पुत कहते हैं कि इसे अब काटना होगा और कारण काटने के बाद ही समझ आएगा। तीनों भाई बिना देर किए बांस के झाड़ को काटने लगते हैं। कुछ काटने पर वहां से भयंकर दुर्गंध आने लगती है। अंदर जो दृश्य उन्हें दिखता है उसके लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। वहां मानव शरीर के कई अंग थे, यहाँ तक कि एक जीवित दिल भी था। मिस्टर पुत कहते हैं कि ये सब चीजें वह माध्यम है जिससे वह पेतनी किसी के शरीर को नियंत्रित रखती है, इसलिए इसे नष्ट करना जरूरी है। तभी एक भाई गलती से उस दिल पर चुभन करता है। याम वहीं पहुंचता है, जोर से चिल्लाता है और उनकी तरफ दौड़ता है। सब मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। जब वे उसे पकड़ लेते हैं तो मिस्टर पुत हाथ में एक लाल वस्तु लेकर याम के माथे पर रखते हैं, जिससे याम चिल्लाता है और वहीं गिर पड़ता है। फिर वे उस अंग पर केरोसिन डालकर आग लगा देते हैं। आग लगते ही मिस्टर पुत अपने हाथ में एक विशेष चाकू लेकर जमीन पर जोर से वार करते हैं, जिससे याम फिर से बेहोश हो जाता है। मिस्टर पुत कहते हैं कि अब याम को अस्पताल ले जाना होगा, क्योंकि उसका शरीर बहुत कमजोर है। उसे बचाने के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। छोटी बहन के साथ मंझले भाई और पिता घर पर रहते हैं। बाकी सभी अस्पताल के लिए निकल पड़ते हैं।
उनमें से सबसे मजबूत दिमाग याक का था। इसलिए मिस्टर पुत उसे कार चलाने को कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि पेतनी याक को आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाएगी। याक और बाकी समझ नहीं पा रहे थे कि यह पेतनी याम को क्यों नियंत्रित कर रही थी। मिस्टर पुत पूछते हैं कि क्या याम ने कभी मौत के बहुत करीब देखा है। उनकी माँ बताती है कि हाँ, बचपन में याम को मलेरिया हुआ था और सभी सोचते थे कि वह मर गया है, लेकिन अचानक वह अजीब तरह से ठीक हो गया। मिस्टर पुत के अनुसार शायद इसलिए पेतनी ने याम की आत्मा को काबू कर लिया। याक पूछता है कि नार्थ के साथ क्या हुआ था। मिस्टर पुत बताते हैं कि मौत से पहले याम ने नार्थ को देखा था। उस पेतनी के लिए नार्थ एक भोजन था और वह अपने भोजन को कभी जाने नहीं देती। यदि भोजन छूट जाए तो वह उसे मार डालती है। इसलिए यदि वे याम को छुड़ाना चाहते हैं तो वह पेतनी याम को मारने की कोशिश करेगी। ऐसे खतरे के लिए मिस्टर पुत ने पहले ही याक को कुछ विशेष बंदूकों के गोले दिए थे जो सामान्य नहीं थे, इसलिए वह उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करने को कहता है। ये सब बताते हुए याम का शरीर बिगड़ने लगता है। मिस्टर पुत अपने हाथ सिर पर रखते ही अचानक सब कुछ अदृश्य हो जाता है। याक अपने आसपास, यहाँ तक कि कार के पीछे भी किसी को देख नहीं पाता। उसे लगता है कि वह पूरी तरह अकेला है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि सच में सभी उसके साथ थे, पर वह उन्हें नहीं देख पा रहा था। पीछे बैठा याद सड़क किनारे उन लड़कियों को देखता है जिन्हें पेतनी ने कभी नियंत्रित किया था। उनमें नार्थ भी थी। अचानक याक अपने सामने अनेक भयानक आत्माओं को हवा में झूलते हुए देखता है, फिर भी वह रुका नहीं और आगे बढ़ता रहा। उसी समय याद के सिर पर कुछ गंदगी गिरती है। ऊपर देखकर वह नार्थ का भयानक चेहरा देखता है, जिसे देखकर दोनों भाई बहन डर जाते हैं। तब पफ उन्हें आंखें बंद करने को कहते हैं। उस वक्त हम या को देखते हैं जो अपने पूरे परिवार को सड़क के बीच में खड़ा देख रहा है। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे, कार रोके या चलाए। याक जानता था कि यह सब उसके मन की गलत कल्पना है, इसीलिए वह हवा में गोली चलाता रहता है और कार तेज चलाकर अपने परिवार के बीच से निकल जाता है। कुछ ही पलों में सब ठीक हो जाता है और वह सभी को कार में देख पाता है। नार्थ की आत्मा जो पीछे से हमलावर थी गायब हो चुकी थी। अपने परिवार की सुरक्षा देखकर याक में कुछ हिम्मत लौटती है। तभी पेतनी जो याम के रूप में थी एक झुमकाने वाला गीत गाने लगती है, जिससे बाकी सब सो जाते हैं, लेकिन याक किसी तरह अपनी नींद रोकने की कोशिश करता है। मिस्टर पुत भी नींद रोककर उस लाल वस्तु को याम के माथे पर फिर से छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन याम उसे काटकर अपनी उंगली काट लेता है। इसके बाद वह याक को कार के नियंत्रण से बाहर लेकर एक पेड़ से टक्कर कराता है। कुछ समय बाद याक को होश आता है। होश आते ही पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में मिस्टर पुत की मौत हो गई है। बाकी सभी को याम के शरीर में मौजूद पेतनी सड़क के बीच ले आई है। याक उससे पूछता है कि वह क्या चाहती है। पेतनी कहती है कि फिलहाल वह एक एक करके सभी को खत्म करना चाहती है। याक अपनी बंदूक खोजता है, लेकिन वह उसके पास नहीं बल्कि याम के पास होती है। पेतनी उससे डराती है कि उसका परिवार याम को मार डालेगा। वह कहती है कि वह केवल याम को ही ले जाना चाहती थी, लेकिन अब उनका परिवार बहुत मजबूत हो गया है, खासकर या की वजह से। इसलिए न केवल याम बल्कि पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तभी पफेन का होश आता है। उसके पास केवल 3 गोली बची थी और वह सोच रहा था कि पहले किसे मारे। तभी बड़ी बहन याद का होश आता है। पेतनी के याद को नुकसान पहुंचाने से पहले याक खुद को उसके सामने समर्पित कर देता है। वह अनुरोध करता है कि पहले उसे मारे और फिर अपनी आंखों से याद को कुछ बताता है। जब भी पेतनी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, तब याद मौका पाकर मिस्टर पुत की विशेष छुरी याक को थमा देता है। याक तुरंत वह छुरी याम को पकड़ाने लगता है। इससे याम चिल्लाता है और उसके मुंह से काला पदार्थ निकलता है। फिर वह बेहोश हो जाता है। उसके भीतर से पेतनी बाहर निकलती है, जो उसी समय याद के पीछे खड़ी होती है। याक उस विशेष गोली से पेतनी को मार देता है और फिर याम के पास लौट आता है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सुबह होते ही याम होश में आता है और पूरी तरह स्वस्थ हो चुका होता है। उसे कुछ भी याद नहीं था कि पिछले कुछ दिन में क्या हुआ था। उस समय हम याक को बाहर बैठे हुए देखते हैं, जो अपने छोटे भाई को उनके जीवन बचाने के लिए धन्यवाद देता है। याक कहता है कि इस धन्यवाद का असली हकदार मिस्टर पुत और पफेन हैं, जिनकी वजह से उनका परिवार आज सुरक्षित है। याक से पूछा जाता है कि वह उस दिन क्यों वापस आया था, क्या वह पहले से यह सब समझ गया था। याक बताता है कि पफेन ने उसकी माँ के जरिए उसे पत्र लिखा था। पफेन पहले से ही जानता था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए उनकी माँ ने छोटे बेटे को लड़कियों को स्कूल से लाने के लिए भेजा था। सोचते सोचते दिन बीत गया और रात हो गई। याम अभी भी अस्पताल में भर्ती था। याम और याद बात कर रहे थे। याद यहाँ वादा करता है कि जब तक याम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता, वह याम के सारे काम खुद संभालेगा। याम पूछता है कि क्या वह जीवन भर ये काम कर पाएगा। याद थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहता है कि हाँ, वह जीवन भर अपनी बहन की देखभाल करेगा।
इसी बीच अचानक याम का कुछ होता है। वह अपना एक दांत निकाल देता है और फिर अपनी बहन से विदा कहता है। ऐसा कहते ही वह घबराने लगता है। याद समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बहन सबको बुलाता है। हम देखते हैं कि याम की पेट, गला और मुख सूज रहे हैं और थोड़ी ही देर में वह खून निकलने के बाद वहीं मर जाता है। यह दृश्य देखकर परिवार में हड़कंप मच जाता है। तब याद खिड़की से उस पेतनी को देखता है जो खेत के बीच खड़ी थी, फिर अचानक गायब हो जाती है। अगले दिन याम के फिनोरल के बाद याक उस बड़े बरगद के पेड़ के पास जाता है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। वहाँ मौजूद छोटी झोपड़ी को वह तोड़ देता है और फिर उसे आग लगा देता है। लेकिन याक के अनुसार क्या यहीं सब खत्म हो गया? इतना सब होने के बाद यह केवल एक शुरुआत थी। लेकिन किस चीज की शुरुआत? इस बारे में इस फिल्म में हमें कुछ पता नहीं चलता। शायद अगली फिल्म में हमें इसका जवाब मिलेगा।